हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी की और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हम लोग चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ हमारी जो पिछली कक्षा थी, उस पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात करी कि किस प्रकार से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। न्यूक्लियस से लेकर के नाटाल तक की जो पद यात्रा रही उनकी, जिसमें 2000 खदान कर्मचारी शामिल हुए। और इस पदयात्रा के दौरान मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है उन्हें विरोध भी हुआ उसका। गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जेल में भी डाल दिया गया, अनेक यातनाएं भी वहां पर दी गई। और जितने भी मजदूर थे उन कई मजदूरों को भी जो है नेटाल में जेल में डाल दिया गया था। बड़ी चीज थी। गांधी जी जिस प्रकार से उनके अंग्रेज जो है लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे वहां दक्षिण अफ्रीकी सरकार के खिलाफ, वो बहुत अद्भुत था। बाकी के जो मजदूर थे, एशियाई जो मजदूर थे, उन एशियाई मजदूरों ने भी गांधी जी का सहयोग किया और धीरे 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 करके जो है उन्हें उनकी प्रथम विजय मिली थी। कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका में। उसके बाद मैंने कहा कि वो भारत लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं। अरेबिया नामक जहाज से आते हैं, अपोलो नामक बंदरगाह जो कि मुंबई में, वहां पर आते हैं। और आने के बाद में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, भारतीय व्यवस्था, उनको धीरे धीरे वो समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने आपको साथ ही बताया कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में वो शामिल होते हैं, जहां वो राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं। ये राजकुमार शुक्ल वही है जिसके आह्वान पर अभी हम थोड़ी सी देर बाद में बात करेंगे कि गांधी जी किस प्रकार से चंपारण गए, क्या क्या वहां की व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को और किसानों के हित में पहला अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह। खैर, अभी बात करेंगे आगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उसमें एक मुख्य वक्ता के रूप में देखने को जो है गांधी जी पहली बार लोगों के सामने आए, क्योंकि वहां से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है गांधी से। गांधी के आने से पूर्व ही मैंने आपको कहा कि गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल तैयार कर दिया था भारत में। गोखले जहां जहां घूमते थे वहां वहां जाकर के गांधी की तारीफों के पुल बांधते थे। वो कहते थे कि अरे तुम्हें यदि कोई व्यक्ति जितवा सकता है ना, तो वो महात्मा गांधी, इसके अलावा कोई नहीं। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है जो आपके जीवन को बदल देता है। इस प्रकार की बातें की गई। ऐसा कहा जाता है, एक बार की घटना थोड़ी सी, कि जब गांधी जी हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए थे, तब उस समय वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था गांधी जी के दर्शन के लिए, क्योंकि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इस प्रकार का वहां पर माहौल तैयार किया था। और आपको लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि 1916 में जो होम रूल लीग आंदोलन जो चल रहा था, इस होम रूल लीग आंदोलन में गांधी शामिल हुए नहीं। गांधी शामिल हुए ही नहीं। अब गांधी शामिल नहीं हुए, उसके पीछे भी कारण माना जाता है। क्या कारण माना जाता है? गांधी जी पहली बात तो मैंने आपको कहा कि वो सत्याग्रह करते थे, सत्य के आधार पर आग्रह, अहिंसा को त्याग करके, सत्यनिष्ठ होकर के सरकार को झुकाना सत्याग्रह है। सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना ही क्या है? सत्याग्रह है। तो वो यहां पर जो भारतीय व्यवस्थाएं थी, इन भारतीय व्यवस्थाओं में वो समायोजन नहीं कर पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहा था उनका मामला। और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने 1915-16 ये लगातार 2 वर्ष तक उन्होंने संपूर्ण भारत का जो है भ्रमण किया और यहाँ की स्थितियों को देखा, स्थितियों को भांपा, जायजा लिया। अब इस समय, इस दौरान ब्रिटिश
शासन के विरुद्ध जो भारतीय लोग जो कार्यवाही कर रहे थे, जो जो चीजों का संचालन कर रहे थे, वो कहीं गांधी जी को वो पसंद नहीं आ रही थी वो चीजें। कई लोगों ने जो है गांधी को कहा है भाई हमारे साथ शामिल हो जाओ, जैसे विशेष रूप से होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था उस समय, लेकिन गांधी शामिल नहीं हुए। गांधी ने कहा कि मैं उस समय शामिल होऊंगा जब मुझे ऐसे लगेगा कि ये आपकी जो व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो, क्योंकि मेरा कार्य करने का थोड़ा सा जो तरीका है वो क्या है, तरीका अलग है। तो कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे और फिर हम लोग चंपारण सत्याग्रह की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, पहली बात कि गांधी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आते हैं। पहला ही आपका बेसिक सा प्रश्न आता है कि गांधी को सत्याग्रह करने की प्रेरणा कहां से मिली। ठीक है, तो उसके लिए 3-4 चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया, मैंने कहा कि डेविड थोरो का एक लेख था सिविल डिसओबीडियंस। लियो टॉलस्टॉय का किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट। इनके विचारों से जो है इनको सत्याग्रह की प्रेरणा मिलती है। सत्याग्रह का मतलब सत्य और अहिंसा पर जो है आधारित आग्रह ही क्या था, सत्याग्रह था। वस्तुतः सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो शाब्दिक अर्थ सत्य को पकड़ना। क्या था, सत्य को पकड़ना। अब क्योंकि गांधी जी ने जब यहां पर चीजें देखी, भारतीय जब माहौल देखा, तब गांधी जी को एक चीज दिमाग में आई कि यार गांधी जी ये सत्याग्रह जो करना चाहते हैं, वो उनके दिमाग में एक टेंशन हुई। क्या टेंशन हुई कि ये सत्याग्रह को कैसे किया जाए, निष्क्रिय जो प्रतिरोध किया जा रहा है, उस निष्क्रिय प्रतिरोध से इस सत्याग्रह को अलग कैसे किया जा सकता है। क्योंकि गांधी जी का जो सत्याग्रह की जो तकनीक थी वो पूरी की पूरी एक तरीके से अलग तरीके से थी। और गांधी जब सत्याग्रह करते थे तो उसमें उपवास होता था, हिजरत होती थी, बंदी के रूप में प्रस्तुत होते थे, जेलों में जाते थे। उपवास, हिजरत, बंदी और हड़ताल जैसी प्रमुख घटनाओं को उन्होंने शामिल किया था। लेकिन भारतीय लोगों के साथ में, क्योंकि ये प्रयोग उन्होंने अब तक जो है दक्षिण अफ्रीका में किए थे, तो भारतीय लोगों के साथ में यहाँ पर इस चीज के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना, किस तरीके से क्या चीज होगा, ये थोड़ा सा उनके लिए दुभर हो रहा था। इसीलिए गांधी जी ने ये जो 2 साल जो थे 1515 और 1516, इसमें संपूर्ण भारत में भ्रमण किया और अपने विचारों से भी अवगत किया। हालांकि आप लोगों को मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में जब गांधी यहाँ पर आए थे तो भारतीय युवा वर्ग को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और इसी कारण भारतीय लोगों ने कहा अरे यार गांधी जी सही आदमी नहीं है, गांधी जी तो अंग्रेजों के सार्जेंट है, जो कि अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला एक अधिकारी होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए, बात करते हैं। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस
लियो टोल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड is within you. वह जॉन रस्किन की unto this last से मिली। गांधी जी का सत्याग्रह सत्य व अहिंसा पर आधारित था। जिसमें उपवास, हिजरत, बंदी, हड़ताल इत्यादि शामिल था। गांधी जी वैचारिक मतभेदों के कारण होम रूल लीग आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अपने राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही उन्नीस सौ 1916 ईस्वी में संपूर्ण भारत में
भ्रमण किया। समस्त राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों को समझने के बाद अपने जीवन के प्रारंभिक 3 सत्याग्रह उन्नीस 1917 से 18 के दौरान क्रम से चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ उनके हितों के हेतु लड़े। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये गांधी के प्रारंभिक 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे, ये क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखना पेपर में। ठीक है, पहला चंपारण मिल मजदूर आंदोलन, माफ करना, चंपारण किसान आंदोलन, नील आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, ये दोनों किसान आंदोलन है, और अहमदाबाद में मिल मजदूर, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, जब अहमदाबाद में अकाल पड़ गया, उसके बाद में बहुत भयानक स्थितियां थी, व्यापारी वर्ग जो था अहमदाबाद के, जो मिल के जो बड़े बड़े व्यवसायी हुआ करते थे, वो फ्लैग बोनस देने की घोषणा की किसानों, माफ करना, मजदूरों को। बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई, लेकिन जैसे फ्लैग समाप्त होता है वो अपनी बातों से मुंह करने लगते हैं। क्या क्या घटनाएं हुई, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग और करने वाले हैं, देखिएगा। उसके बाद में ये आपके आंदोलन बिल्कुल हम लोग क्रम रूप से पढ़ेंगे। गांधी जी की, महात्मा गांधी की उपाधियों से लेकर के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। ठीक है ना, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, क्या उत्तर दोगे? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने कहा? तो अब बापू के बारे में भी बात करेंगे। बापू सबसे पहले वस्तुतः एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में बापू की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू, CF एंड्रयूज के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू व CF एंड्रयूज के द्वारा। लेकिन हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से ये 2 साल बाद, न केवल इसमें उस समय उन्होंने संपूर्ण भारत में जो है भ्रमण किया, अपितु अपना जो आश्रम जो था, जहां हमने सत्याग्रह आश्रम की बात कही, और साथ ही साथ बेटा हमने बात की साबरमती आश्रम की,
तो अपने इस आश्रम को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे। तो उसी आश्रम में जब वहां दक्षिण अफ्रीका से जब यहाँ पर भारत आए थे, तो उस समय भी गांधी जी के साथ में उनके कुछ अनुयायी यहाँ भारत आए थे। समझ रहे हो आप बात? तो वो गांधी के साथ में जो अनुयायी आए थे, वस्तुतः वो अनुयायी भी गांधी जी को बापू कहकर के संबोधित करते थे। लेकिन एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में जब हम बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि सीएफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू दो प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को बापू की उपाधि दी। गांधी को क्या दी थी? बापू की उपाधि दी थी। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी की प्रमुख उपाधियां। गांधी जी की प्रमुख उपाधियां। ठीक है भाई, एक तरफ तो मैं नाम लिखूंगा उपाधि का, और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी अपन टेबल बनाने वाले हैं कि ये उपाधि किसने दी, कैसे दी। तो एक तरफ तो हम लिख देते हैं उपाधि, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं नाम लिख रहा हूं कि किसने संबोधन करता। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे महात्मा। कौन सी उपाधि? महात्मा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब हम बात करेंगे किसकी? चंपारण नील आंदोलन की, तब मैं आपको बताऊंगा कि चंपारण नील आंदोलन का जब इन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, तो हमारे भारत के महान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? महात्मा की। ठीक है, नंबर 2 महात्मा, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 3 बात कर लेते हैं बापू की। तो बापू की उपाधि दी गई जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वे सीएफ एंड्रयूज। वह सीएफ एंड्रयूज। ठीक है, ध्यान रखना एक उपाधि बहुत महत्वपूर्ण, सार्जेंट। कौन सी उपाधि? सार्जेंट की उपाधि भारतीय लोगों के द्वारा दी गई थी। कौन सी? सार्जेंट की उपाधि
किसने दी? भारतीय लोगों ने, जब उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो सार्जेंट की उपाधि, ठीक है, भारतीय लोगों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नेक्स्ट नंबर 5, केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अनुशंसा पर, लॉर्ड हार्डिंग तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, द्वितीय की अनुशंसा पर। ठीक है, अगली बात समझ में। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 6 की। देखो, गांधी जी को कहा जाता था मलंग बाबा। क्या कहा जाता था? मलंग बाबा। और मलंग बाबा किसने कहा? कबायली जाति के जो लोग थे, इन कबायली जाति के लोगों ने गांधी को क्या कहा? मलंग बाबा, मलंग बाबा, मलंग बाबा। कबायली जाति द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली बात करने वाले हैं बेटा, और हम बात करेंगे वन मैन बाउंड्री फोर्स। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एंड वाइसराय थे, ठीक है ना। नंबर 7 याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किसके द्वारा दी गई? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली फिर से नंबर 8, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। अर्धनग्न फकीर। कौन सी उपाधि? अर्धनग्न फकीर। और ये अर्धनग्न फकीर जो उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी विंस्टन चर्चिल के द्वारा। वहीं पर ध्यान रखना कि देशद्रोही फकीर, कौन सी? देशद्रोही फकीर की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? फ्रैंक मोरिस के द्वारा।
किसके द्वारा? फ्रैंक मोरिस के द्वारा। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब गांधी जाते हैं तो ये दोनों की दोनों उपाधियां अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर, ये दोनों उपाधियां जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय की है। ठीक है, तो अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर, पत्रकार थे जिनका नाम क्या था? फ्रैंक मोरिस, फ्रैंक मोरिस के द्वारा। ठीक है, तो ये उपाधियां कुछ। और इसके अलावा बात करें सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत उपाधि दी गई थी जो इनके साबरमती आश्रम में जो लोग आते थे, साबरमती आश्रम में जो लोग आते थे उनके द्वारा जो है इनको क्या बोला जाता था? सेवाग्राम का संत। मतलब आश्रम के अतिथियों के द्वारा उपाधि दी गई थी गांधी को, कौन सी? सेवाग्राम का संत। अतिथि लोगों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट एक उपाधि दी गई थी बंगी शिरोमणि। कौन सी? बंगी शिरोमणि और कुली बैरिस्टर। ये दो उपाधियां वस्तुतः इन्हें दक्षिण अफ्रीका में मिली है। बंगी शिरोमणि की उपाधि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किसी व्यक्ति ने दी, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने कुली बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट कितने नंबर? 10 हो गए। नंबर 11 कुली बैरिस्टर। कुली बैरिस्टर किसके द्वारा दी गई? दक्षिणी अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट, ठीक है, मतलब क्या? न्यायाधीश के द्वारा। आगे बात समझ में क्लियर है? कर्मवीर, दक्षिणी अफ्रीका के जो सहयोगी थे वो गांधी को कर्मवीर कहकर के पुकारते थे। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, भिखारियों का राजा। उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब इसके पीछे भी कारण माना जाता है गांधी, क्योंकि ज्यादातर उपवास ही करते थे। ठीक है, तो जब जब कोई बात आती गांधी जी कहते लगाओ रे चटाई, लगाओ चटाई, और लगाओ चटाई लगा करके उपवास के ऊपर। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो इसलिए भिखारियों का राजा कहा किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, आधुनिक युग का अजात शत्रु,
आधुनिक युग का केबीसी देखते हो तो उसमें 1 करोड़ का प्रश्न था ये। आधुनिक युग का अजात शत्रु, आधुनिक युग का अजात शत्रु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे बात समझ में देखिएगा, हमने बात की गांधी जी की कौन कौन सी उपाधियां हैं, उन उपाधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो बात की वो हमने बात की राष्ट्रपिता की, और राष्ट्रपिता की उपाधि इनको दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा जो है इनको उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखिएगा, इसमें क्या याद रखेंगे बेटा कि चंपारण नील विद्रोह के दौरान, नील विद्रोह के दौरान ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। फिर यदि हम बात करते हैं बापू की, ठीक है, तो बापू जवाहरलाल नेहरू, CF एंड्रयूज, और कई जगह आपको एक नाम और देखने को मिल सकता है। क्या नाम देखने को मिल सकता है बेटा? आपको एक नाम देखने को मिल सकता है सरोजिनी नायडू। ठीक है ना, कौन सा? सरोजिनी नायडू। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो कैसर-ए-हिंद, कौन सी उपाधि? कैसर-ए-हिंद। और कैसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की अनुशंसा के आधार पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। याद रखना, कौन से युद्ध के दौरान? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मलंग बाबा इनको बोलते थे, कबायली जनजाति के जो लोग थे वो इनको मलंग बाबा कह करके संबोधित करते थे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, तो ये बात लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कही गई थी। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है, ध्यान रखना। देशद्रोही फकीर, ये उपाधि दी गई थी फ्रैंक मॉरिस जो कि एक पत्रकार थे, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। सेवाग्राम का संत इन्हें कहा जाता था। आश्रम के जो अतिथि लोग जो आते थे वो इन्हें सेवाग्राम का संत कह करके संबोधित करते थे। कुली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिणी अफ्रीका प्रवास के दौरान दी गई। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका प्रवास के दौरान दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ये उपाधि उनको दी थी। ठीक है, भिखारियों का राजा कहा गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और आधुनिक भारत का अजात शत्रु कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट अवर्टेड, आप लोग अब से इंतजार कर रहे होंगे कि गुरुजी चंपारण सत्याग्रह हम लोग कब करेंगे। तो पहली बात तो देखो, चंपारण नील आंदोलन या नील सत्याग्रह की कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। शायद संभवतः ये आपने अपने जीवन में पहली बार देखी होगी। ठीक है, चंपारण नील सत्याग्रह। ठीक है,
आप सामने देख रहे होंगे अपनी तस्वीर के ऊपर, ये जो किसान है ये नील तैयार कर रहे हैं और इन किसानों की दशा देखिए आप कि किस प्रकार से इन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती सौंपी गई। ठीक है, भारतीय किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, तिनकटिया पद्धति लागू कर दी गई। ठीक है, और साथ ही साथ में भारतीय किसान मजबूर हुए थे, क्यों हुए थे इसके पीछे भी हम लोग बात करेंगे। गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, चंपारण नील सत्याग्रह 1917 में। देखिएगा आप इन किसानों की स्थिति यदि आप देख रहे हैं, ठीक है ना, देखो कटिंग इंडिगो इनटू कैक्स, नीचे एक शब्द लिखा हुआ है कि नील को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हुए किसान, ये इस प्रकार से जो है नील की खेती करने के बाद में उनको छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे। ठीक है, सरोते के माध्यम से, और यही टुकड़े जो है बाहर कहां पर, यूरोप में भेज दिए जाते थे। कहां भेज दिए जाते थे? यूरोप में। भारतीय किसानों से जबरदस्ती क्या करवाई गई? नील की खेती। एक ददनी प्रथा की हम लोग बात करेंगे अभी आगे चल करके। ठीक है, पहले ये तस्वीरें देखो, इनको दिमाग में बिठाओ और फिर हम लोग जो है इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ और तस्वीरें ये देखिएगा, ये नील के कारखाने। ठीक है ना, ये आप जो सामने देख रहे होंगे ये नील की फसल है बेटा। ठीक है ना, नील की फसल, हम लोग बोलते हैं ना कि वो पूरी की पूरी जो गठरी बांध देते थे, जो खेती होती थी उसको गठरी को लाने के बाद में इस प्रकार के बड़े बड़े हौज बने हुए होते थे। ठीक है, इन हौजों में उसको इस तरीके से जो है पीसा जाता था, और पीसने के बाद में यहाँ देखो आप ये भट्टा भी देख रहे होंगे, इसमें जो है वो उन बड़े बड़े पीसेस को तैयार किया जाता था। कच्चा रॉ मटेरियल यहाँ से तैयार होता था, और रॉ मटेरियल तैयार होने के बाद में इसको यूरोप भेज दिया जाता था। कहाँ भेज दिया जाता था? यूरोप भेज दिया जाता था। ये यहाँ पर आप यदि देख रहे हैं तो बैलगाड़ी है, इसके माध्यम से भी ये चीजें, और यहाँ पर आप लोग जो है देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको गठरियां भी दिख रही होगी नील की। ठीक है, और तो ये जो है आपका नील विद्रोह की हम लोग बात कर रहे हैं, नील आंदोलन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ तस्वीरें बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हैं, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। देखिएगा आप, ये जो अगली जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें सामने आपको किसान दिखाई दे रहे होंगे, और इधर अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। जबरदस्ती इनसे जो है इनकी भूमि का हिस्सा ले लिया जाता था। एक ददनी प्रथा, ददनी प्रथा का मतलब ये था, आप इस तस्वीर को देख करके समझ रहे होंगे कि किसानों की क्या स्थितियां रही होगी। बहुत बुरी दयनीय स्थिति में है, फटे हाल में है, खाने की भी स्थितियां इनके पास में नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय लोगों का खून चूसा ये आप लोग सब जानते हैं। ठीक है ना, बहुत बुरी क्रूर रूप से जो है अंग्रेज भारतीय लोगों के ऊपर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। बहुत ज्यादा अत्यधिक राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, चाहे हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की, हम बात कर ले चुके हैं रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। ठीक है ना, 1857 की क्रांति के दौरान ये चीजें हम लोगों ने कुछ जो है इसके बारे में चर्चा की थी। तो ध्यान रखिएगा कि स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, खाने के लाले पड़े हुए थे। तो ये अंग्रेज अधिकारी आते हैं, और अंग्रेज अधिकारी आने के बाद में भारतीय ये जो किसान है, इन किसानों को कुछ एडवांस दे देते थे। अब ये एडवांस लेना इनकी मजबूरी थी, एडवांस लेना इनकी क्या थी? मजबूरी थी, ताकि अपने घर को थोड़ा सा चला सके। हालत आप बहुत बुरी, बद से बदतर आप स्थितियां यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये एडवांस देना ही एक तरीके से क्या था बेटा? ददनी प्रथा था। क्या था? ददनी प्रथा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, ठीक है, ये तस्वीरें, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तस्वीर जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। आप ये जो घर देख रहे हैं, ये घर है, एक व्यक्ति था एडवोकेट गोरख प्रसाद। क्या नाम था? एडवोकेट गोरख प्रसाद का घर है, जहां गांधी पहली बार सत्याग्रह के लिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी इसी गोरख प्रसाद
के इस घर में रुके थे गांधी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एडवोकेट गोरख प्रसाद का वह घर जहां गांधी ने चंपारण नील सत्याग्रह के दौरान निवास किया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो ये तो मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखा दी, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सत्याग्रह नील चंपारण नील सत्याग्रह की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? चंपारण नील सत्याग्रह, चंपारण नील सत्याग्रह। देखो, बात करें हम चंपारण की, तो चंपारण कहां पर है? चंपारण कहां है? तो बिहार में है। कहां है बेटा? बिहार में है। बिहार। चंपारण नील सत्याग्रह 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो देखो क्यों किया गया। तो बिहार चंपारण के किसान नील की खेती वे तिनकटिया पद्धति तिनकटिया पद्धति से परेशान थे। ठीक है, बिहार चंपारण के जो किसान थे वो नील की खेती और तिनकटिया पद्धति से जो है परेशान थे। इसी तिनकटिया पद्धति के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। क्या होती थी तिनकटिया पद्धति? तो अंग्रेज जो भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, बड़े बड़े जो अधिकारी थे अंग्रेजों के, और बड़े बड़े जो व्यापारी व्यवसायी वर्ग और अंग्रेज अधिकारी, ये भारतीय किसानों से जबरदस्ती तिनकटिया पद्धति के तहत जो है नील की खेती करवाते थे। कौन सी पद्धति के तहत? नील की खेती करवाते थे, तिनकटिया पद्धति के तहत। ध्यान रखना बेटा, बिहार में यदि हम बात करें तो कट्ठा का मतलब होता है भूमि का छोटा सा टुकड़ा। कट्ठा किसको बोला जाता है बिहार में? भूमि का टुकड़ा। अब देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका किसान है, ये आपका क्या है? किसान है। इस किसान के पास में, समझना इस चीज को, अब आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से हम लोग बातें करने वाले। ये जो किसान है और इस किसान के पास में अपनी एक भूमि का टुकड़ा है, ये इसकी किसान की भूमि है। इस किसान की इस भूमि का जो है, इस भूमि को ध्यान से सुनना, अंग्रेज क्या करते थे? इसको 20 भागों में विभाजित कर देते थे। कितने भागों में? इसके 20 भाग बना दिए जाते थे। कितने भाग? 20 भाग बना दिए जाते थे। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा।
किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इसको 20 भागों में, 20 टुकड़ों में इस पूरी की पूरी भूमि को क्या कर दिया जाता था? विभाजित कर दिया जाता था। ये बात सुन लेना, समझ लेना। अब देखिएगा, चूंकि ददनी प्रथा के तहत, ददनी प्रथा के तहत किसान को कुछ एडवांस दे दिया जाता था, कुछ एडवांस दे दिया जाता था। उसके पीछे मजबूरी भी थी, किसानों को लेना अनिवार्य हो गया था, उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक थी। और यहीं पर देखो, इस भूमि को, इस खेत को 20 टुकड़ों में विभाजित करने के बाद में वो क्या करते थे कि ये आपके पहले जो 3 भाग है, पहले जो ये 3 भाग है, इन 3 भागों में आपको नील की खेती करना अनिवार्य होगा। ये जो 3 भाग है, यहां पर वो क्या करेंगे? नील की खेती करवाएंगे पहली बार। ये 3 भाग समझ लो, है ना? आगे बात समझ में। अब बाकी का जो 17 भाग है, बाकी के जो 17 भाग है, ये बाकी के 17 भाग किसानों से क्या रखा जाता था? पड़त पे रखा जाता था। ये 3 भाग पर, ठीक है ना? कितने भाग पर बेटा? ध्यान देना कि 3 भाग पर नील की खेती, 3 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। और कुल 20 खेत को, ध्यान रखना, खेत को कुल 20 भाग में विभाजित कर दिया जाता था, कुल 20 भागों में विभाजित। आगे बात समझ में क्लियर है? ध्यान देना, फिर सुना रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, ठीक है? कि बिहार में स्टार बना के लिख रहा हूं यहां पर, बिहार में भूमि के टुकड़े को, किसको? भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? कट्ठा कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो समझ गए कि कट्ठा क्या है, 3 कट्ठिया पद्धति क्या है। बिहार में भूमि के टुकड़े को कट्ठा कहा जाता था, ठीक है। अंग्रेज ऑफिसर, कौन? अंग्रेज ऑफिसर आते थे और आने के बाद में क्या करते थे? किसान की भूमि का जो टुकड़ा था, इस भूमि को वो कुल कितने भागों में विभाजित करते थे? 20 भागों में। कितने भागों में? 20 भागों में। और ददनी प्रथा के तहत, किसके तहत? ददनी प्रथा के तहत जो है, इससे एडवांस दे करके ये पूरी की पूरी भूमि का जो है एक तरीके से अग्रिम भुगतान करके, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी भूमि किराए के ऊपर ले लेते थे। हमारी होगी, जैसी चाहेंगे वैसी तुम फसल करोगे, ठीक है। अब यहाँ 20 भागों में विभाजित करने के बाद इसके जो 3 भाग है, इन 3 भागों पर क्या की जाती थी? नील की खेती की जाती थी। बाकी का जो भाग है, बाकी का जो क्षेत्र है, ये बाकी का क्षेत्र क्या रख दिया जाता था? पड़त पर रख दिया जाता था। पड़त का मतलब समझते हो? बाकी के भाग पर किसान खेती नहीं कर पाता था, अनुबंध था ये एक तरीके से, ठीक है। लेकिन 3 भाग पर किसान खेती करना अनिवार्य था। कुछ किसानों के साथ में ऐसा था, ठीक है, कि कुछ किसानों को बाकी भाग पर खेती करने दी जाती थी। जो बड़े किसान होते थे या फिर जो बड़े जमींदार के अधीन जो भूमि होती थी, उनको जो है खेती करने देते थे। लेकिन छोटे जो गरीब किसान थे, उनको 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। अब देखो, चूंकि नील एक रासायनिक फसल था, इसलिए इस जहां जहां पर ये नील की खेती होती, ये जो भाग है नील की खेती के बाद में, ये जो भूमि का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा आपका क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? आपका बंजर हो जाता था। तो ये अब काम ही नहीं आएगा। अब क्या होता था? अब अगले साल क्या चीज? अगले साल फिर यहां से किसानों से अगला जो 3 हिस्सा है कि ये लो भैया, आप इस अगले जो है साल में इस 3 हिस्से के ऊपर, इस 3 हिस्से के ऊपर आप क्या करोगे? नील की खेती करोगे। क्या करोगे आप लोग? नील की खेती करोगे। बाकी का भाग आपका क्या होगा? पड़त पे होगा। तो ये वाला भाग तो पहले बंजर हो चुका, ये फिर बंजर हो जाता, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है?
तो इस प्रकार से किसानों के ऊपर जबरदस्ती जो है ये नील की खेती थोप दी गई। फिर अगले जैसे अगले जो है साल में ये तीन भाग इन 3 भाग के ऊपर क्या करवा दी जाती थी? नील की खेती। क्या चीज है? नील की खेती। फिर अगले किसी 3 साल में अगले किसी 3 भाग के ऊपर क्या करवा दी जाती थी? नील की खेती। और ऐसे करके धीरे धीरे जो है ये किसान की जो भूमि का जो टुकड़ा था, ये पूरा का पूरा टुकड़ा बेटा क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। ठीक है। अब यहां पर एक स्थिति उत्पन्न और हुई। कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई? कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी में, ठीक है, रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ। ठीक है, किसका? रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने डाई बना ली। क्या बना ली? डाई बना ली। अब डाई जब बनाई तो यहां पर स्थिति यह हुई कि यूरोप में, कहां पर? यूरोप में, चाहे हम बात करें ब्रिटेन की, एक ही बात है, तो ब्रिटेन में क्या हुआ? इस नील की मांग में कमी आई। नील की मांग में क्या आई? कमी आई। और कमी आई तो इसमें क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन निकम्मे अंग्रेज अधिकारियों ने यहां पर नील की खेती को जो है प्रोत्साहन देना बंद कर दिया एक तरीके से। और जो किसानों को एडवांस भुगतान दे रखा था, धीरे धीरे करके, ये अचानक से स्थितियां नहीं हुई है। 1908 से ये चीजें स्थितियां चालू हो गई थी। वस्तुतः 1855 से लेकर के 1860 के दौरान भी जो है नील विद्रोह का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, हम बात करेंगे आगे। ठीक है ना, दीनबंधु का एक ग्रंथ था नील दर्पण, उस नील दर्पण में उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, एक जो है जूडिथ ब्राउन का ग्रंथ है जिसमें इस चंपारण नील विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है गांधीज राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स। अभी चर्चा करेंगे आगे। खैर, तो वहां जर्मनी में रासायनिक रंगों के आविष्कार के कारण यहां भारत में नील की खपत में कमी आई। ठीक है, यूरोप में जो है नील की मांग में कमी आई। और इसीलिए इन अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीय किसानों को जो एडवांस दे रखा था, उस एडवांस को वापस वसूलना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ राजस्व की दर भी जो है उन्होंने क्या कर दी थी? बढ़ा दी। और जो एडवांस दे रखा था उसको ऊंचे ब्याज दरों पर वसूलना प्रारंभ कर दिया था। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो इस प्रकार से भारतीय किसानों की स्थितियां बद से बदतर से और भी ज्यादा बदतर होती गई। बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे कौन? भारतीय किसान। किसान बहुत ज्यादा दुखी थे, मजबूर थे। कई किसानों ने इस दौरान आत्महत्या तक कर ली थी। ठीक है, तो बहुत बुरी स्थिति थी। और इसी बुरी स्थिति से अवगत करवाया सबसे पहली बार किसने अवगत करवाया? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी को क्या करवाया था? अवगत करवाया था। अगली बात समझ में क्लियर है ना? और कब करवाया? लखनऊ अधिवेशन के दौरान। कौन से अधिवेशन के दौरान? लखनऊ अधिवेशन के दौरान जब गांधी से मिले कौन? राजकुमार शुक्ल। तो उन्होंने इस चीज के बारे में जानकारी दी गांधी को कि गांधी जी, चंपारण बिहार के किसानों की स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी है। अंग्रेज अधिकारी उनके ऊपर इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? लेकिन गांधी मानने वाले कहां थे? गांधी मानने वाले थे क्या? नहीं माना। गांधी ने कहा रहा तुम वही भारतीय लोग हो, मैं तुम्हारी बातों के ऊपर सीधा सीधा विश्वास नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन मैं पहले जांच पड़ताल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम भारतीय लोग झूठ बहुत बोलते हो। प्रारंभ में मेरी वकालत नहीं चली थी इसके पीछे, यही तो कारण है, यही तो कारण था कि तुम हर बात में झूठ बोलते हो। मैं ऐसे तुम्हारी बात में विश्वास नहीं कर सकता। तो किस प्रकार गांधी जी ने क्या क्या चीजें करी, किस प्रकार से वो चंपारण पहुंचेंगे, किस प्रकार से उनके जीवन की भारत में पहली गिरफ्तारी होगी, कौन करने वाला है, कौन से रेलवे स्टेशन पर करने वाला है, ये सारी बातें हम लोग आगे की क्लास में करने वाले हैं। इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन कौन से जो है सहयोगी प्रमुख रूप से भारत में गांधी जी के रहे, ये सारी के सारी बातें हम लोग हमारी अगले कक्षा में करने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि तिनकटिया पद्धति क्या होती है।
ठीक है। भूमि के टुकड़े को बिहार में क्या कहा जाता था? कट्ठा कहा जाता था, ठीक है। इसीलिए काला कट्टा, है ना, काला कट्ठा, ठीक है। तो ध्यान रखना, समझ गए ना। खेत को कुल 20 भागों में विभाजित कर दिया जाता था। 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।